अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम आज जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के हवाले से जो है वो नेक्स्ट सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम हमारा जो आज का मेन टॉपिक तो वो रिलेज़ का है, लेकिन हम जो है वो सर्किट ब्रेकर का जो है एक टॉपिक हमने स्किप किया था, जिसमें जो है वो इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन होता है कि हम सर्किट ब्रेकर पे कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो उन टेस्ट के बारे में जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उनके आपको नेम पता होने चाहिए। डिटेल अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली डिटेल भी उनकी याद करें, लेकिन कम से कम आपको जो है वो उनके नाम तो पता होने चाहिए। जो SF6 सर्किट ब्रेकर है, उसकी जो बेसिकली गैस है उस पर जो है वो 4 तरह के प्रेशर होते हैं, टेस्ट होते हैं। सबसे पहले SF6 की जो प्योरिटी है वो टेस्ट होती है, क्योंकि जो गैस यूज़ होती है SF6 वो 99.9% प्योर होनी चाहिए। फिर उसकी जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो पूरी होगी। अगर वो जो है वो गैस आपकी प्योर नहीं होगी, उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो वो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है प्रॉपर बिल्डअप सर्किट ब्रेकर में नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो आर्क है उसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा और आपके जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो SF6 की प्योरिटी टेस्ट किया जाता है, उसको फिल करने से पहले सर्किट ब्रेकर में। उसके बाद SF6 गैस का ड्यू पॉइंट टेस्ट किया जाता है कि उसका जो है वो ड्यू पॉइंट क्या है। SF6 का लो प्रेशर और SF6 लॉकआउट जो है वो ये दो प्रेशर सर्किट ब्रेकर के हैं, SF6 लो प्रेशर और SF6 लॉकआउट। लॉकआउट कब ऑपरेट होती है कि अगर जो है वो SF6 सर्किट ब्रेक गैस का जो प्रेशर है वो एक ख़ास लिमिट से जो है वो कम हो जाए, तो SF6 जो सर्किट ब्रेकर है वो लॉक हो जाता है। और उस लॉक होने का मतलब क्या है कि वो जो ब्रेकर है वो ऑपरेट नहीं करता। क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि अगर सर्किट का गैस का प्रेशर कम हो जाए और सर्किट ब्रेकर आपका ऑपरेट करेगा, तो उसमें इतनी आर्क पैदा हो जाएगी कि वो जो गैस है वो उसको नहीं ख़त्म कर सकेगी, और उसकी वजह से जो आपके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए जब गैस का प्रेशर सर्किट ब्रेकर में लो हो जाता है, तो सर्किट ब्रेकर उसी पोजीशन में, अगर वो ओपन है तो वो लॉक हो जाएगा, अगर वो क्लोज़ है तो उस सूरत में वो लॉक हो जाएगा। तो ये SF6 का लॉकआउट टेस्ट होता है। उसके बाद जो है वो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, उसमें हम DES करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के ऑयल का। और जो है विडार टेस्ट जो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में यूज़ किया जाता है। ये भी अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, उसके लिए विडार टेस्ट है। इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। उसके बाद फंक्शनल टेस्ट है सर्किट ब्रेकर के ऑन ऑफ लोकल, ऑन ऑफ रिमोट से। मतलब लोकल क्या है कि जो सर्किट ब्रेकर के जो है वो ऑन ऑफ पुश बटन होते हैं। ऑन ऑफ रिमोट का मतलब है कि कंट्रोल रूम से जो है वो क्या सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो रहा है। पोल डिस्क्रिपेंसी टेस्ट है, जिसमें उसका आ जाता है कि जो पोल का आपस में जो है वो टाइमिंग है, फ़र्क कितना है लगने का पोल का आपस में, जो वो तीनों पोलों का। उसके बाद एंटी पंपिंग फीचर टेस्ट है, जिसमें एंटी पंपिंग का क्या मतलब होता है कि ये हम नीचे डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक आएगा। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर है। ये सबसे पहले आपने क्वेश्चन समझना है। अगर वो SF6 की सर्किट ब्रेकर की टेस्टिंग पूछेगा, तो फिर आपने जो गैस वाले हमने टेस्ट देखे थे वो भी बताने हैं, आपने ये भी बताने हैं। अगर वो जस्ट आपसे जर्नल क्वेश्चन करे कि सर्किट ब्रेकर की टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो उसके जो मेन टेस्ट हैं वो 3 ये हर सर्किट ब्रेकर में होते हैं। चाहे वो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, एयर है, SF6 है, तो आपने ये 3 बताने हैं, जिसमें उसकी हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। सर्किट ब्रेकर की टाइमिंग का टेस्ट होता है कि उसकी ऑन ऑफ टाइमिंग। उसके बाद मिनिमम ट्रिप टेस्ट होता है कि मिनिमम जो है वो करंट कितना सर्किट ब्रेकर को चाहिए उसकी ट्रिपिंग के लिए। तो ये 3 टेस्ट आपने जो है वो सर्किट ब्रेकर के बताने होते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अहम है। ये अक्सर क्वेश्चन हो जाता है कि SF6 की जो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएं, तो SF6 गैस रिमेन स्टेबल अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो वो स्टेबल रहती है। जो इनर्ट गैस है, मेटेलिक पार्ट डू नॉट ऑक्सीडाइज नहीं करती। उसके बाद प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्लोराइड व्हेन कंटेन विद मॉइस्चर, इट कैन अटैक मेटेलिक एंड इंसुलेटिंग पार्ट। उसके बाद SF6 गैस इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अटैक इलेक्ट्रॉन्स टू इट सेल्फ, अट्रैक्ट जो करती है। उसके बाद डिकम्पोज इनटू SF4 एंड SF2 ड्यूरिंग आर्क एक्सटिंक्शन, ड्यूरिंग रीगेन क्विकली द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोजिशन आर टॉक्सिक एंड अटैक सर्टन स्ट्रक्चरल मटेरियल। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट काज इंसुलेशन फेलियर, इसमें मॉइस्चर अगर चली जाए तो इसलिए जो आपका SF6 सर्किट ब्रेकर होता है ये टोटली सील्ड होता है। उसके बाद जो है वो एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर के आपको
पार्ट्स भी पता होने चाहिए। सबसे पहले जो है वो मूविंग आर्किंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मूविंग मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पफर वॉल्यूम होता है, उसके बाद स्टेशनरी पिस्टन होता है, स्टेशनरी आर्किंग कॉन्टैक्ट होते हैं, स्टेशनरी मेन कॉन्टैक्ट होते हैं, नोज़ल होती है, पफर सिलेंडर होता है और लोअर टर्मिनल होता है। ये आपने जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स है ये भी पार्ट्स हैं ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन हुआ था लास्ट ईयर कि सर्किट ब्रेकर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एंटी पंपिंग फीचर ये भी जो है वो देख लें, इस ये बेसिकली हर सर्किट ब्रेकर में ये भी इसका भी पूछा जाता है कि द फीचर प्रिवेंट द रिक्लोजर ऑफ ब्रेकर ऑन ट्रिप फ्री स्ट्रोक एज लॉन्ग एज क्लोज पुश बटन इज़ बीइंग प्रेस्ड बाय द ऑपरेटर। कि आप जब ऑपरेटर ने सर्किट ब्रेकर का ऑन पुश बटन जो है वो प्रेस किया है, सर्किट ब्रेकर ने ऑन की कमांड दे दी, कॉन्टैक्ट्स जो है वो आपस में जो है वो मिल गए, ठीक है, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट। अब क्या किया कि उस जो लगाने वाला था ऑपरेटर था, उसने जो है वो लॉन्ग प्रेस किया, मतलब ऑन पुश बटन को से हाथ उठाया नहीं। अब क्या करेगा, जो सर्किट ब्रेकर का एंटी पंपिंग एक रिले लगी होती है सर्किट ब्रेकर में, ये क्या करेगी, ये दूसरी कमांड जो वो सर्किट ब्रेकर को दोबारा ऑन होने की नहीं देगी। तो उस अगर वो दोबारा ऑन होंगे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट्स पे दोबारा प्रेशर जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से हम जो है वो एंटी पंपिंग फीचर जो है वो लगाते हैं, एंटी पंपिंग रिले लगी होती है, इसको हम जो वो सर्किट में लेके आते हैं ताकि ये जो दोबारा एक बार सिग्नल चला गया ऑन का, दोबारा सिग्नल जो है वो उसी टाइम दोबारा सिग्नल ना जाए। तो इस फीचर को हम एंटी पंपिंग फीचर बोलते हैं। उसके बाद जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ SF6 गैस हैं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन इनफ्लेमेबल है और डेंसिटी इज़ 5 टाइम हैवियर देन एयर होती है इसकी। उसके बाद हम जो है वो प्रोटेक्टिव रिलेज को देखते हैं। प्रोटेक्टिव रिले इज़ अ डिवाइस दैट डिटेक्ट द फॉल्ट एंड इनिशिएट द ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट द डिफेक्टिव एलिमेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। ये प्रोटेक्टिव रिले की डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये बहुत दफ़ा पूछी जाती है कि अ प्रोटेक्टिव रिले इज़ अ डिवाइस दैट डिटेक्ट द फॉल्ट। जो फॉल्ट डिटेक्शन का काम है वो रिले करती है, और इनिशिएट द ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट द डिफेक्टिव एलिमेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। वो सर्किट ब्रेकर के हवाले से क्वेश्चन था, ये 2021 में भी हुआ था और 2023 में भी हुआ था कि अगर आपका सर्किट ब्रेकर फेल हो जाए तो आप सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन था। क्योंकि ये जो है अगर किसी ने जो है वो ग्रिड स्टेशन की प्रोटेक्शन पे काम किया है वही इसका आंसर दे सकता है, अदरवाइज़ जो है वो हम किताबों में इस चीज़ को नहीं पढ़ते। हाँ, अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसको याद होगा। हम जो है वो ब्रेकर फेलियर स्कीम हम देखते हैं। अगर हमारा कोई जो है वो आपसे ये क्वेश्चन हो कि अगर हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो फेल हो जाए, वो जो है वो ऑफ नहीं होता या वो ट्रिप नहीं होता, तो हम सिस्टम को कैसे बचाते हैं। तो उसके बाद अगर हमारा सर्किट ब्रेकर फेल हो जाए तो उसके बाद हमारी हर ग्रिड स्टेशन में ब्रेकर फेलियर स्कीम लगी होती है। तो उस ब्रेकर फेलियर स्कीम आपने जर्नल ये बताना है कि जितने भी जो है वो उस सर्किट ब्रेकर को फीडिंग सोर्स होंगे उन सब को बंद कर दिया जाएगा, उन सब के ब्रेकर जो है वो निकाल दिए जाएंगे। तो इस तरह जो है वो हम अगर कोई ब्रेकर हमारा फेल हो जाए, चाहे वो अंडर फॉल्ट हो या क्योंकि तो जितने भी उस फॉल्ट को फीडिंग सोर्स होंगे उन सब के जो है वो ब्रेकर ट्रिप हो जाएंगे। और इस जो उन सब ब्रेकर को ट्रिप होने को क्या बोलते हैं हम, ब्रेकर फेलियर स्कीम। तो जो है वो अगर हमारा कोई ब्रेकर फेल हो जाए तो उस वक्त हमारी ब्रेकर फेलियर स्कीम जो है वो ऑपरेट होती है। प्रोटेक्टिव रिले की आपने डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज, इसमें जो 3 डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिविटी की, रिलायबिलिटी की और सेंसिटिविटी की। ये 3 डेफिनेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये वो अक्सर पूछते हैं। सिलेक्टिविटी रिले की क्या होती है, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम टू सेलेक्ट करेक्टली दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम इन ट्रबल एंड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। अगर आपने इसकी जो है वो प्रॉपर इंग्लिश आपको भूल जाए तो आप उनको जो है वो वर्बली भी समझा सकते हैं कि जो वो रिले की ऐसी एबिलिटी कि वो जस्ट फॉल्टी पार्ट को जो है वो डिस्कनेक्ट करे और दूसरे पार्ट को वो जो है वो
विदाउट डिस्टर्बिंग उसको कुछ ना करे, तो इस प्रॉपर्टी को हम जो रिले की सिलेक्टिविटी बोलते हैं, कि उसने जो है वो करेक्टली जो है वो फॉल्टी पार्ट को सिलेक्ट किया है, दूसरे पार्ट को उसने नहीं छेड़ा। उसके बाद है आपकी आ जाती है स्पीड। द रिले सिस्टम शुड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी सेक्शन एज फास्ट एज पॉसिबल, इसको हम रिले की स्पीड बोलते हैं। सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ रिले सिस्टम टू ऑपरेट विद लो वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी, इसको हम रिले की सेंसिटिविटी बोलते हैं। उसके बाद है आपकी आ जाती है रिलायबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ रिले सिस्टम टू ऑपरेट अंडर द प्री डिटर्मिन्ड कंडीशन। तो ये आपकी जो है विदाउट रिलायबिलिटी द प्रोटेक्शन वुड बी रेंडर्ड लार्जली इनफेक्टिव एंड कुड इवन बी अ कम आ लायबिलिटी, कि अगर आपकी जो रिले है वो रिलायबल नहीं होगी। रिलायबल का मतलब क्या है कि जब फॉल्ट आएगा वो उस वक्त ऑपरेट नहीं करेगी, तो वो आपके सिस्टम पे लायबिलिटी बन जाएगी, वो सिस्टम को बचाएगी नहीं, उल्टा सिस्टम पे बर्डन बन जाएगी। सिंप्लिसिटी क्या होती है? द रिले सिस्टम शुड बी सिंपल सो दैट इट कैन ईजिली मेनटेन, वो सिंपल होना चाहिए। और इकोनॉमी है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ चॉइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटेक्शन स्कीम इज़ इकोनॉमी एस्पेक्ट, के वो सबसे जो है वो सस्ता होना चाहिए। जो बेसिक रिले है इसकी दो टाइप हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले ऑपरेट बाय विर्च्यू ऑफ आर्मेचर बीइंग अट्रैक्टेड टू द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लंजर बीइंग ड्रान इनटू सोलिनॉइड, कि जो है वो अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे जो है वो काम करती हैं, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले बोलते हैं। जस्ट आपको जो है इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद इंडक्शन रिले कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले ऑपरेट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर एंड आर वाइडली यूज फॉर प्रोटेक्टिव रिलेइंग पर्पज इन्वॉल्विंग एसी क्वांटिटी, के जो रिलेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पे काम करती हैं उनको हम इंडक्शन रिलेज बोलते हैं, और ये जो है वो एसी क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं और ये वाइडली यूज़ होती हैं। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और इंडक्शन रिलेज की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेज के हवाले से। पिकअप करंट की डेफिनेशन पूछी जाती है। इट इज़ अ मिनिमम करंट इन द रिले कॉयल एट विच रिले स्टार्ट टू ऑपरेट, इसको पिकअप करंट बोलते हैं। करंट सेटिंग क्या है? इट ऑफन डिज़ायरेबल टू ऐड एडजस्ट द पिकअप करंट एट एनी रिक्वायर्ड वैल्यू, दिस इज़ नोन एज करंट सेटिंग। जो है वो पिकअप करंट की जो है वो सेटिंग को रिवाइज़ करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको करंट सेटिंग बोलते हैं। उसके बाद प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट इन अ रिले टू द पिकअप करंट इज़ कॉल्ड प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ऑफ द रिले। ये बहुत दफ़ा इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है। उसके बाद टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है। रिले इज़ जनरली प्रोवाइडेड विद द कंट्रोल टू एडजस्ट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, तो इसको हम टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर मतलब एक बोलते हैं, जो जिसमें हम रिले की जो टाइम है, ऑपरेशन टाइम है, वो चेंज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फंक्शनल रिलेज की जो टाइप है, फंक्शन के लिहाज से इंडक्शन टाइप रिले होती हैं, ओवर करंट इंडक्शन टाइप रिवर्स पावर रिले होती हैं, ये फंक्शन के हिसाब से हैं। उसके बाद डिस्टेंस रिले होती हैं, डिफरेंशियल रिले होती हैं और ट्रांसले स्कीम होती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि पास्ट इंटरव्यूज़ में पूछी गई हैं, तो उस हिसाब से जो है वो ये बनाई गई हैं। डिफाइन प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम, ये क्वेश्चन हुआ था। इट इज़ अ प्रोसेस to isolate a faulty section of electrical power system from the rest of the live system, तो इसको protection of power system बोलते हैं। It is a process to isolate faulty section of electrical power system from rest of the live system। उसके बाद ये क्वेश्चन हुआ था रीच ऑफ द रिले क्या होती है? लाइन प्रोटेक्शन कवर्ड बाय रिले इन टर्म ऑफ लाइन लेंथ आर इम्पीडेंस इज कॉल्ड रीच ऑफ द रिले। ये डिस्टेंस प्रोटेक्शन की जो है वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, रीच होती है, कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन को जितना जोन दिया जाता है वो उस रिले की रीच होती है, कि मतलब उससे हमने कितनी लेंथ की जो लाइन है वो कवर की है, उसको हम रीच ऑफ द रिले बोलते हैं। ROCOF रिले बोलते हैं, जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिले बोलते हैं। ये जो उसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, ये वो अक्सर पूछते हैं। ROCOF रिले क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिले होती है। ये जो आपकी ट्रिप स्कीम होती है उसमें ये इस्तेमाल होती है। ट्रिप स्कीम हमारी जो है वो ऑपरेट कैसे करती है कि हमारी जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन
30 जो है वो 300 मेगावाट जो हमारा लोड है वो क्रॉस ट्रिप स्कीम में लगा हुआ है। क्रॉस ट्रिप स्कीम का मतलब क्या है, उसमें हमने ROCOF रिले लगाई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिले, कि जैसे ही हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 49.5 तक हमारी जो है वो रेंज है, और उसके बाद 50.5 तक जो है वो हमारी रेंज है, प्लस माइनस 0.5 की हमारी जो है वो बेसिकली रेंज है। जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 49.4 पे जाएगी तो हमारा जो है वो 100 मेगावाट का लोड है वो निकल जाएगा। ये हमने जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में एम्बेड किया हुआ है। जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 49.3 पे आएगी, 100 मेगावाट हमारा जो लोड है वो और निकल जाएगा। इसी तरह जो 49.2 पे आएगी, 49.1 तक जो है वो हमारी क्रॉस ट्रिप स्कीम लगी हुई है। ये भी जो आपने बेसिकली यहाँ पे क्लियर करना है, वैसे तो आगे एक और आएगा क्रॉस ट्रिप स्कीम क्या होती है ये भी आएगा। तो हमारी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिले है ये क्रॉस ट्रिप स्कीम में यूज़ होती है, कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी हमारी डाउन जाएगी तो ये लोड निकालना शुरू कर देगी, जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी अप जाएगी 50.5 से जो 50.6 पे जाएगी तो ये जनरेशन निकालना शुरू कर देगी। ठीक है, कि इतने मेगावाट जो है वो जनरेशन इसने निकाल देनी है। अगर जो है वो 50.6 पे चलेगी फ्रीक्वेंसी तो ये और जनरेशन निकाल देगी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिले क्या होती है? The ROCOF relay is used for fast load shedding to speed up operation time in over and under frequency situation, कि ये जो है वो सबसे फास्ट स्कीम है लोड शेडिंग की। वैसे तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो है वो सिस्टम में ओनली 3 से 4 सेकंड होते हैं कि उसको हमने बचाना होता है। तो उस सूरत में जो हमने ROCOF रिले लगाई है कि ये ऑटोमेटिकली जो वो ब्रेकर जो है वो 132 kV, क्योंकि NTDC से जो है वो 132 kV के फीडर जो है वो लाइनें निकलती हैं, जिसको हम जो वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, तो वो जो उनको ये निकालना शुरू कर देती है। तो उस वजह से जो हमारा सिस्टम है वो दोबारा स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो ये ROCOF रिले के बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल रिले जो है वो NTDC जो है वो आजकल न्यूमेरिकल रिलेज यूज़ कर रहा है। न्यूमेरिकल रिले कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल रिलेज आर दोज इन विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ आर सैम्पल्ड एंड changed into numerical data that are treated arithmetically and then tripping decision is issued, क्योंकि इसमें जो है वो जो ट्रिपिंग डाटा है वो जो अरिथमेटिकली डील किया जाता है और नंबर्स में जो है वो इसको कन्वर्ट करता है ये वैल्यूज़ को। तो ये जो आजकल रिलेज जो है यूज़ हो रही हैं NTDC में, वो कौन सी रिले यूज़ हो रही हैं? न्यूमेरिकल रिलेज यूज़ हो रही हैं। ये भी आपने याद रखना है, और इसीलिए जो है वो ये न्यूमेरिकल रिले की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद ओवर रीच रिले की बेसिकली क्या होती है? डिस्टेंस रिले की होती है। द टेंडेंसी ऑफ रिले टू ऑपरेट एट इम्पीडेंस लार्जर देन इट्स सेटिंग इज़ कॉल्ड ओवर रीच रिले, कि मतलब हमने एक ख़ास इम्पीडेंस सेट की थी रिले की, और उससे जो है वो लार्जर वैल्यू पे जो है वो रिले ने ऑपरेट कर दिया, तो उसका मतलब जो रिले कहाँ कैसे ऑपरेट हुई, वो ओवर रीच की वजह से रिले जो है वो ऑपरेट हुई। द फेलियर ऑफ डिस्टेंस रिले टू ऑपरेट विद इन द सेट प्रोटेक्टेड डिस्टेंस, जो है वो अगर वो अपने जो हमने वैल्यू सेट की है उसी के अंदर जब वो रिले ऑपरेट नहीं हुई तो उसको हम अंडर रीच ऑफ द रिले बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ओवर रीच ऑफ द रिले, अंडर रीच ऑफ द रिले, इन दोनों की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद जो है वो पार्ट्स ऑफ द रिले है। जैसे हमने सर्किट ब्रेकर के पार्ट्स देखे थे, तो आपने जो है वो इन रिलेज़ के पार्ट्स भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले सेंसिंग एलिमेंट होता है जो कि फ़ॉल्ट को सेंस करता है। कंपेयरिंग एलिमेंट होता है, इसको हम ब्रेन भी बोलते हैं रिले का, जो कि डिसीजन मेकिंग करता है। और उसके बाद जो आपका कंट्रोल एलिमेंट होता है जो कि सर्किट ब्रेकर को ट्रिप सिग्नल इशू करता है। तो ये आपके जो है वो रिलेज़ के पार्ट होते हैं। उसके बाद बर्डन ऑफ द रिले, ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है। इट इज़ अ वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द रिले सर्किट एट रेटेड करंट एंड वोल्टेज। तो इसको हम रिले की बर्डन बोलते हैं। बेसिकली अगर मैं आम ज़बान में आपको बताऊं तो बर्डन क्या होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी रिले की, कि द लोड दैट इज़ कनेक्टेड एट जो है वो रिले सर्किट, जो है वो रिले के अक्रॉस हम कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम रिले की बर्डन बोलते हैं। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा जो वैक्यूम की होती है, उससे कम जो है वो ऑयल की होती है, उससे कम SF6 गैस की, और सबसे कम जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो एयर की होती है। ये अक्सर पूछा जाता है, अक्सर जो स्टूडेंट है जिनको नहीं पता होता वो SF6 बोल देते हैं। तो वैक्यूम की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है।
तो हम इससे जो है वो नेक्स्ट पार्ट है वो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चन को आपने जो है वो बड़े अच्छे से तैयार करना है, जिसमें हमने रिलेज़ के बारे में जो है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस की हैं, सर्किट ब्रेकर के जो है वो टेस्टिंग के हवाले से क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है, और जो है वो SF6 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने डिस्कस की हैं। तो इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।